विद्या ददाति विनयम विनयाद यात्र पात्रत्वाम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। नमस्कार, मैं अर्क पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना समाधान। मित्रों, हम प्रज्ञापुंज चैनल से हर प्रत्येक बार ऐसे महान विभूतियों और व्यक्तित्व को लेकर आते हैं जिन्होंने धर्म, आध्यात्म, शिक्षा, समाज सेवा में प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है। आज हमारे साथ सरफराज अहमद जी, जिन्होंने शिक्षा जगत में काशी में एक बड़ा नाम बनाया और शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था काशी में दी, वो अतुलनीय है और अद्भुत है। नमस्कार सरफराज जी, हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अपना परिचय हमारे समाज को, जनता को स्वयं दें। मेरा नाम सरफराज अहमद है। 4 शिक्षा संस्थान चलते हैं ग्लेन हिल स्कूल के नाम पर। पहला शिक्षा संस्थान हमारा जो है मंडवाडी है, जो 1982 से स्टार्ट हुआ था। 3 और है जो 7 साल हो गए इसको चालू हुए। चुनार में है, रावतगंज सोनभद्र में है। आगे के भी प्लान चल रहे हैं 1-2 जगह और डालने के लिए और अंडर कंस्ट्रक्शन है। होप सो 1-2 साल में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका स्कूल है ग्लेन हिल स्कूल, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसके संस्थापक कौन थे? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अब्दुल सत्तार साहब और मेरे चाचा श्री स्वर्गीय अब्दुल जब्बार साहब थे। छोटे भाई लोग दार्जिलिंग कोरशांग में ग्लेन हिल स्कूल के नाम पर एक स्कूल हुआ करता है, उसमें पढ़ाई किया करते थे। उनके जो ऑनर थे, जो वहाँ के चलाने वाले ऑनर थे, वो लोग बनारस आए थे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो हमारे यहाँ स्टे किया था उन्होंने। तो उन्होंने आया, मेरी प्रॉपर्टी वगैरह देखा तो बोले कि आप लोग एक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं डालते हैं यहाँ पे। उन्हीं के देख रेख में ये इस चीज़ को हम लोगों ने स्टार्ट किया और पहले 3 क्लास से स्टार्ट किया और वही 3 क्लास से धीरे धीरे कर करके आज के डेट में हम लोग 10+2 के आसपास चले गए हैं। आज के डेट में अप्रॉक्स हमारे पास में 300 रूम हैं और 3 क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ओनली 3 क्लासेस से। ग्लेन हिल स्कूल की जो आपने स्थापना की, तो किन किन कठिनाइयों का आप लोग को सामना करना पड़ा इसकी स्थापना करने में? देखिए, शिक्षा संस्थान ऐसा है कि हर लोगों को शिक्षा चाहिए। कठिनाइयाँ किसी तरह की कोई कठिनाई मुझे नहीं हुई है और ना तो कभी इस चीज़ के लिए मुझे सोचना पड़ा कि मुझे कठिनाई होगी। हर व्यक्ति, हर आज के जो लोग जागरूक हो चुके हैं, सबको शिक्षा चाहिए। सारे लोग शिक्षा के लिए हर जगह जाते हैं और हमारे यहाँ भी शिक्षा जब संस्थान खुला तो अच्छे से सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैंने भी इनको स्वागत किया और आज के डेट में ऊपर वाले के आशीर्वाद से सारे बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। किसी तरह कोई प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आती है। आज के समय में सरकार द्वारा जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा को जो है ग्रहण कर सकें, तो सरकार द्वारा स्कूल को क्या सुविधाएं मिलती हैं और स्कूल इस पर क्या कार्य कर रहा है? सरकार हमको लिस्ट बना के दे देती है अप्रॉक्स 25% बच्चों की जो कि LKG से उनका एडमिशन होता है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से करते, गवर्नमेंट उसका मुझे पेमेंट करती है जी। और बच्चों को जो पेमेंट होता है ड्रेस के, बुक्स के, बच्चों को डायरेक्ट उसके अकाउंट में डालते जाके बच्चे उसको अपनी बुक्स खरीदते हैं और मतलब किसी तरह की कोई वो नहीं होता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से खुद ही भेजती है। 25% अप्रॉक्स जितने भी हमारे LKG में मान के चलिए 50 स्टूडेंट हैं, उसके 25% बच्चे जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट आ जाती है कि इतने बच्चों को आपको एडमिशन लेना है, तो मैं एडमिशन लेता हूं उनका और किसी तरह कोई वो अलग से उनकी कोई व्यवस्था है, सबको साथ में रखते हैं सारे। बहुत सारे हमने सुना है कि स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं, जो लोकेलिटी से आते हैं, उनकी जो है शिक्षा, उनके संस्कार उतने उच्च स्तर के नहीं होते हैं और हाई प्रोफाइल बच्चे भी आते हैं, तो क्या आप दोनों में कोई भेदभाव करते हैं? नहीं, स्लम एरिया के जो बच्चे आते हैं कोई जरूरी नहीं कि हाई प्रोफाइल के हैं। मीडियम वर्ग के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, स्लम के भी आते हैं और हाई प्रोफाइल के बच्चे हैं। हमारे यहाँ सबके लिए एक यूनिफॉर्म है। तो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करते हैं आप? कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, सब सारे बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं मेरे लिए। वो चाहे जो कोई भी बच्चा हो, चाहे स्लम एरिया का हो, चाहे वो अरबपति घर का है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कैंपस में है एक बच्चा है, मतलब एक बच्चा जैसे लगेंगे, सब एक बराबर जैसे हैं हमारे लिए। वैसी डिसिप्लिन मेंटेन की जाती है? वैसी डिसिप्लिन मेंटेन की जाती है। वाह, क्या बात है। मित्रों, काशी जो ज्ञान के लिए, अपने अध्यात्म चिंतन के लिए, अपनी समन्वयता के लिए जो प्रसिद्ध थी, आज भी वहां वैसी व्यवस्था दी जा रही है। ये वास्तव में ये सराहनीय है और ऐसी व्यवस्था देने वाले को ही व्यवस्था भगवान की तरफ से मिलती है। परमात्मा भी वैसी व्यवस्था उनको प्रदान करते हैं जिससे वो निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहते हैं। ये वास्तव में सराहनीय है। हमारा अगला प्रश्न है सर कि क्या जो मिलिट्री कोलीग्स हैं, जो देश के लिए जो है कुर्बानियां देते हैं, उनके बच्चों को जो असहाय हो जाते हैं, उनको सर आपके स्कूल द्वारा क्या सुविधाएं मिलती हैं?
जो भी मिलिट्री में जो हमारे देश के लिए जो भी हमारे जवान जो शहीद होते हैं उनके बच्चों के लिए हमारे यहाँ 100% शिक्षा, बुक्स, ड्रेस सब फ्री होता है। क्या ये आपकी तरफ से रहता है? ये हमारे स्कूल की तरफ से रहता है बच्चों के लिए। उनके पिताजी शहीद होते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ 100% फ्री होता है। सारी एजुकेशन फ्री होती है, सारी यूनिफॉर्म फ्री होती है, सारी बुक्स फ्री होती है। अलग से कोई उनको क्लासेस चाहिए वो भी फ्री में करवाते हैं। किसी तरह से अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि उनको पिता की कमी ना फील हो जब तक हमारे पास में वो रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ी बात है मित्रों कि आज के समय में भी जो मिलिट्री में जो पिता अपने बच्चों के, अपने परिवार की फिक्र किए बिना अपने देश के लिए जो है खुशी खुशी कुर्बान हो जाता है, उनके लिए सर पिता की भूमिका का निर्वहन करते हैं और उनके बच्चों को जो है एक पिता की ढाल के समान स्वयं खड़े रहते हैं और उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये वास्तव में एक सराहनीय विषय है। हमारा नया प्रश्न सर ये है, तो शिक्षा व्यवस्था जो कहीं ना कहीं जो है डाउनफॉल की तरफ जा रही है। पहले की शिक्षा व्यवस्था थी कि पहले बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे और स्कूल में पढ़कर ही जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करते थे, और आज बच्चे कोचिंग जा रहे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो क्या इससे कुछ शिक्षा व्यवस्था को हानि पहुंच रही है? या देखिए, बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं पर भी पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ स्कूल पर आते एक मार्गदर्शन, एक लेसन दे दिया जाता है कि भाई इस हिसाब से आपने पढ़ाई करनी है, इस हिसाब से आपके कोर्सेज आएंगे, पढ़ाई करने के लिए एग्जाम्स में आएंगे। इन फ्यूचर में बच्चे आईटी में जाना चाहते हैं, जिस भी जाना चाहते हैं उस चीज़ का एक मार्गदर्शन दे दिया जाता है कि भाई इस तरह से पढ़ाई चलती तो है। बच्चे क्या सिर्फ बच्चों को जो मार्गदर्शन दिया जाता है स्कूल की तरफ से, तो क्या ये जो स्कूल की एग्जाम तक ही सीमित रहता है कि बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी वो मार्गदर्शन कार्यरत होता है? नहीं, बड़े बड़े कंपटीशन उसके लिए मार्गदर्शन किया जाता है। उनके लिए बच्चों को अगर ये भी होता है कि कई बच्चे हमारे स्कूल पास आउट कर जाते हैं, उनको किसी चीज़ के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी होता है, तो वो लोग आते हैं हमारे टीचर्स के पास में, बाकायदा डिस्कस करते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मेरे टीचर्स जो हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, पूरा 100% उनके साथ में दे करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। कहीं से इस टाइप की नहीं फील होता है कि आप जो है मेरे यहाँ से आप निकल गए हो, पास आउट कर गए हो तो मेरे से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो आते हैं, डिस्कस करते हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है, वो बाकायदा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके तब हमारे यहाँ से जाते हैं। जी, हमने सुना है सर कि जो काशी में काफी प्रचलित भी है कि आपके स्वर्गीय श्री दादाजी के नाम से वॉलीबॉल का एक काशी में एक बृहद टूर्नामेंट कराया जाता है। इसका सर क्या रहस्य, इसकी सर क्या पीछे वो है? आज हम लोगों के पास में जो कुछ भी प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर आज हमारे शिक्षा संस्थान बनाया हुआ है, मेरे दादाजी का रखा हुआ था। जब दादाजी का था तो वो जमीन मेरी फालतू पड़ी हुई थी। जब हमारे दार्जिलिंग से मेरे भाई लोग जब पढ़ाई आए थे, वो टीचर्स लोग आए थे बनारस दर्शन करने के लिए, उन्होंने ये किया, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे दादाजी की थी, तो हम लोगों ने उस टूर्नामेंट को दादाजी एक ये सोचा कोई स्पोर्ट्स करवाते हैं, कुछ करवाते हैं तो किसके नाम पर, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अपने दादाजी के नाम पर स्वर्गीय श्री अब्दुल रज्जाक के नाम पर हम लोग ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाते हैं, जो कि आज तक चलता है उसके अंदर में। और पूर्वांचल के करीब करीब सारे स्कूल्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसे आप कब कराते हैं? प्रत्येक वर्ष कराते हैं? प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ होता है। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ एनुअल फंक्शंस होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो होती हैं, सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। जी, तो वॉलीबॉल में आप जो बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं, खेलने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है, लाइक जूता हुआ, ड्रेसेस हुए, टी शर्ट्स हुई और हाफ पैंट हुई या शूज़ हुए, ये सब चीज़ों को करते हैं हम लोग, उनको देते हैं अपने बच्चों को। और अलग से कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है कि नहीं मैं अलग से दूँ। यहाँ बच्चे अगर मेरे यहाँ से कहीं और खेलने जाते हैं, जी खेलने जाते हैं, तो उनके साथ में सारी चीज़ों को हम लोग पूरा का पूरा इंतजाम करते हैं, उनके सारी व्यवस्था करते हैं ताकि वो जाएं आराम से, खाना पीना रहना सारा इंतजाम मेरी तरफ से रहता है। वो लोग अपना आराम से, मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ से, गेम जीत करके भी आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आते हैं। अभी बेचू में हुआ था, बेचू में भी लास्ट ईयर हुआ था, वहाँ से भी जीत करके आए हैं मेरे बच्चे। सेकंड की थर्ड आए हुए हैं, आई थिंक थर्ड आए हुए हैं। लेकिन जहाँ जाते हैं बच्चे मेरे, उसी हिसाब से, मतलब जैसा हमारे स्कूल के शिक्षा या हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स वगैरह जो भी देते हैं वैसे हमारे बच्चे सारे। तो सर आपके स्कूल में जो बच्चों में कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस्कृतिक रूप से, जातिगत रूप से, रिलीजियस रूप से भेदभाव होता है? नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। जातिगत से रूप से या ये वो हमारे ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, और ना तो कभी देखी जाएगी कि कौन ये है कौन ये है। जिस तरह से हम
स्लम के बच्चों को या करोड़पति के बच्चों को एक जगह देखते हैं, वैसे मैं सारे जाति के जिस जाति की भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सारे बच्चे मेरे एक हैं जी। उनके लिए मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये मेरे मुस्लिम से इनको अलग व्यवस्था दूँ, वो मेरे हिंदू है उनको अलग व्यवस्था दूँ, वो सिख है उनको अलग व्यवस्था। नहीं, हमारे कैंपस में है, बच्चे मेरे एक हैं। जी जी। स्वास्थ्य के प्रति सर आपके हृदय में, आपके अंतर्मन में क्या जागरूकता है? हम चाहेंगे कि ये तो स्कूल की बातें हो गई, जो आप लोग स्कूल में जो है स्वास्थ्य के लिए, खेलों के लिए जो प्रमोशन करते हैं बच्चों को, तो आपके लिए इसकी क्या महत्वता? देखिए, आज के युग के अंदर में खान पीना कैसा होता है सबको मालूम है। लोग फास्ट फूड ये वो हर जगह जाते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और जब तक अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम दूसरे की सेवा क्या कर पाएंगे। इसलिए मैं स्वास्थ्य पर, और चाहे कोई भी हो, स्वास्थ्य पर मैं ही नहीं, कोई भी हो, आप भी हो, कोई भी हो, 10 लोग बैठे हों, मैं उनको भी यही कहूँगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डेली वर्कआउट के सर पर क्या रूटीन है? डेली वर्कआउट में मैंने एक ट्रेनर है, मिस्टर राहुल जी हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। मैं उनके साथ, वो हम सारी ट्रेनिंग हमको वो करवाते हैं, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। उन्होंने मेरे साथ जो ट्रेनिंग करवाई हुई है, मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं काफ़ी चेंज हुआ हूँ उस चीज़ को लेकर के। मेरा एक वक्त ऐसा था कि मेरा 106 kg वेट था। आज के डेट में उस बंदे ने मुझे 3 महीने के अंदर में 95 पर ला के खड़ा कर दिया। आई होप सो, हमको लग रहा है कि 2 महीने में मैं और भी कम करा। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, जितनी मुझे एक्सरसाइज करनी है, खड़े होकर खुद करवाना, और एक एक जो भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं उनको मालूम है कि मुझे ये एक्टिविटीज़ करवानी है, तो वो एक्टिविटीज़ को पूरे लगन के साथ में बहुत अच्छे से वो करवाते हैं वो। जी सर, आपके लिए आपने जो है सर बड़ी बड़ी सफलताएं अपने जीवन में हासिल किया है, तो आपके लिए इसका मोटिवेशनल सोर्स क्या है? आपके लिए आप किससे प्रभावित हो कि आपके जीवन में इतनी जो ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है? अपने पिताजी को। अच्छा, उनके व्यक्तित्व के बारे में चाहेंगे कि आप जो व्यक्त करें। मेरे पिताजी क्लास 3rd तक पढ़े हुए थे, और ऐसे बोलने जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है, बोलेंगे तो शाम हो जाएगी। उनके बारे में जितनी भी मैं बोलूँ मैं इतना कम है मेरे लिए जी। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, चाहे मैं हूँ, मेरे भाई हैं, कोई भी हो, सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद से हैं। और पिताजी बना के चले गए हुए हैं, और उसी हिसाब से सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अब मेरे पिताजी बहुत सिद्धांतवादी आदमी थे, मतलब ना तो कभी किसी चीज़ की गलत चीज़ों में थे, ना गलत आदतों में थे, और सिर्फ अच्छे से अच्छी शिक्षा बच्चों को देना। पढ़े लिखे थे ही नहीं। आई थिंक पहले कक्षा 1-2 चलता था, कक्षा 1-2 के पढ़े शायद थे, वो अपनी सिग्नेचर भी सही से नहीं कर पाते थे, लेकिन वो जो कुछ भी है मेरे पिताजी की वजह से है मेरे पास में। उनकी कर्मठता थी कि इतना बड़ा व्यवस्था बनाया। जी, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मित्रों आपने सर को सुना कि एक पिता ही होता है जो अपने बच्चे को जो है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर करता है। अपने बच्चों को जो है निरंतर, वो भले जो है 2 रोटी कम खाता है, लेकिन अपने बच्चों को निरंतर ही प्रोत्साहित करता है कि वो अपने बड़े मुकाम को हासिल कर सकते। इसलिए तो ये होता है पिता का व्यक्तित्व, पिता का वर्चस्व, जिसके अंतर्मन में, जिसके जो छांव में एक बच्चा अपने नए नव जीवन के लिए अपने व्यक्तित्व की रचना करता रहता है और उसके संरक्षण में करता रहेगा। हम चाहेंगे सर कि एक छोटा सा संदेश जो आज के अभिभावकों को, आज के बच्चों को जो शिक्षा में निरंतर कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उनको आप भी। मैं यही चाहूंगा कि आज के डेट में जो भी बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी करें, जो भी काम करो दिल से करो। नहीं काम करने का मन करता है उस काम को तुम मत करो, लेकिन करो तो दिल से करो। नहीं करना है तो सीधे बोलो कि नहीं करेंगे, उस पर टाइम मत अपना वेस्ट करो। जो भी काम करो दिल से करो, उस काम को करने का है तो करो, नहीं करना है तो बिल्कुल साफ बोलो, पिताजी को बोलो, माताजी को बोलो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मुझे पैसा डालो कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, उसको डॉक्टरी करना है, उसको ये करना है। नहीं, आप जिसमें इंटरेस्ट लेते हो उसमें काम करो। अगर आप नहीं इंटरेस्ट लोगे तो आप ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे। जिस काम में जाते हो, जिसमें आपका दिमाग लगता है कि मुझे ये काम करना है, तो उस काम को आप करो। माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने माता पिता को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बेटे से बात करो, उनसे चीजों को समझो कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम कैसे तुम आगे में अपने फ्यूचर के बाद उससे पूछो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम अपने फ्यूचर में क्या सोचा है तुमने। उसके बाद में अपना भी ओपिनियन दो उनको, बच्चे को अच्छा लगेगा। और बच्चों को दोस्त बना के रखोगे तो सारी चीजें मालूम चलेंगी। आज मेरा बेटा है, मैं उनसे ये कहता हूँ, बेटा
मुझे जो भी तुम गलत काम करो, चाहे अच्छा काम करो ना, आके तुम मुझे पहले बता दो। बाहर के लोगों से मुझे मालूम चलेगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तुम आके बोल दो, गलत भी काम करके आओ तो बताओ पापा मैंने ये गलत काम, तुम खुद बोलो आकर के। बाहर के लोग बोलेंगे तो मुझे तकलीफ। बच्चों को भी यही कहूंगा, माता पिताजी को भी यही कहूंगा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को एक दोस्त बना के बात कीजिए। एक अच्छी चीजों को करेंगे तो बच्चे भी आपसे खुल के सारी बातें करेंगे। आजकल का माहौल कैसा है, गलतियां बच्चों से होती हैं। आजकल ये ड्रग्स क्या क्या चल रहा है, बच्चों को अगर आप बात करो तो बच्चे इन लाइनों में जाएंगे ही नहीं, डिप्रेशन में आएंगे ही नहीं वो इस चीज। और खासकर जब बच्चे जो प्रेशर देते हैं उससे बच्चे डिप्रेशन में आते हैं तो गलत हरकतों में चले जाते हैं। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मित्रों आप लोगों ने सर को सुना कि आज के समय में अगर बच्चों को बड़े मुकाम को हासिल करना है तो अपने माता पिता से सदैव एक जुड़ाव बना के रखें। एक अपने माता पिता ही सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े गुरु हैं और सबसे बड़े वो छांव हैं जिसके अंदर में एक बच्चा अपने जो है विकास अपने भविष्य की नींव रखता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता को निरंतर अपना मित्र बना कर रखें और उनके संरक्षण में उनके आदेश का पालन करते हुए अपने भविष्य की संरचना करें। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए।